मैं ये कहता हूं कि आपके स्कोर्स आज के दिन में कुछ भी आने दो, कितने भी कम रहने दो, कैसे भी रहने दो, अगर आप किसी टीचर के पास जाते हो तो वो टीचर भी आपको यही फ्लो स्टडी के लिए बोलेंगे, क्योंकि ये जो फ्लो है ये एक्सपर्ट टीचर्स ने, ये एचओडीज ने बनाया हुआ है। ये जो डायरी है ये नीट, जेई, सीईटी, कोई भी कंप्यूटर एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए, सभी के लिए काम आने वाली है। अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो सभी लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है, बिकॉज ये वीडियो आप जिस सपनों के लिए या जिस सपने के लिए आप काम कर रहे हो, वो सपना पूरा करने के लिए, वो सपना साकार करने के लिए ये बहुत ही यूजफुल वीडियो रहने वाली है। जनरली हम देखते हैं कि हर एग्जाम में, नीट हो, जेई हो, एमएसटी, सीईटी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसमें जो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं वो सक्सेसफुल कैसे होते हैं या सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों का रहस्य इस वीडियो में आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूं। मेरा नाम है यशवंत चौहान और साकार पीसीएमबी की तरफ से मैं आपको माई डायरी से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। और मैक्सिमम बच्चों के बैचेस में माई डायरी के बारे में डिस्कशन हो चुका है, लेकिन पेरेंट्स को इस चीज की काफी इंफॉर्मेशन नहीं है। जो पेरेंट्स यहाँ पर 1-to-1 मिलने के लिए आते हैं, उन पेरेंट्स को पता है कि माई डायरी कैसे यूज करना है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। उन पेरेंट्स के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें बार बार ये चीज याद दिलानी है कि माई डायरी कैन ब्रिंग योर रिजल्ट, सो इट इज माई डायरी माई रिजल्ट। ओके, सो बच्चों ध्यान देकर ये पूरा वीडियो देखना है। पेरेंट्स के लिए भी मैं बोलना चाहूंगा कि अगर अपने बच्चे को किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, अगर वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं कर पा रहा है या कंसिस्टेंटली उसके एग्जाम्स में स्कोर्स कम आ रहे हैं या पहले बहुत अच्छे थे बाद में कम हो गए, ऐसे सारे रीजंस का, ऐसे सारे क्वेश्चंस का जो बढ़िया सा आंसर है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या आपको सक्सेसफुल होना है तो ये वीडियो आखिरी तक देखनी है। और माई डायरी ये ऐसा क्या रहस्य है जो आपको आपके रिजल्ट तक लेकर जाने वाला है, ये आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है। सो लेट अस स्टार्ट। माई डायरी, व्हेन यू फोकस ऑन द गुड गेट्स बेटर, राइट। जब आप आपके पॉजिटिव चीजों पे फोकस करते हैं, आप में जो अच्छी चीजें हैं उन पे फोकस करते हैं, तो वो चीजें कुछ दिनों में बेहतर बन जाती है और वो आपको आपके लाइफ में सक्सेसफुल बनाती है, हैप्पी बनाती है। तो बच्चों माई डायरी के अंदर ये पहला पेज आपके सभी के घर पे ये डायरी अगर है तो आप इसको ओपन करके बैठ जाइएगा। पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि माई डायरी सभी स्टूडेंट्स को दी गई है। अगर आपके चाइल्ड के पास ये माई डायरी नहीं है तो उसे आप बताना है कि ऑफिस में से ये माई डायरी ले लेना है, क्योंकि माई डायरी कैन ब्रिंग योर रिजल्ट। ओके, सो माई डायरी में यहाँ पर आपको आपकी कुछ इंफॉर्मेशन फिल करनी है। और हम जैसे हर बच्चे को कहते हैं कि बेटा आप जिस चीज के लिए यहाँ पर आए हो वो चीज क्या है, तो वो होता है उस बच्चे का ड्रीम कॉलेज। अब मैं ये कहता हूं कि आपके स्कोर्स आज के दिन में कुछ भी आने दो, कितने भी कम रहने दो, कैसे भी रहने दो, आपका कुछ तो ड्रीम होता है। आप जिस फील्ड के लिए, जिस ब्रांच की तरफ अप्रोच कर रहे हो, जहां पर आपको जाना है, उस चीज के बारे में, उसके बारे में आपका कुछ सपना होता है। तो वो सपना आपने यहां पर लिखना है, वो कॉलेज का नाम आपको यहां पर लिखना है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि सपने हमेशा बड़े होने चाहिए, अचीवेबल भी होने चाहिए, राइट। तो वो चीज आपको यहां पर करनी है बच्चों। पहले ये माई कॉलेज ये इंफॉर्मेशन फिल कर लो। बाद में माई डायरी में आगे कुछ इंफॉर्मेशन दी है, कैलेंडर दिया है 2024-25 का, ताकि आप आगे आपके सब्जेक्ट के लिए जो भी प्लान करो वो प्लान आप इसमें लिख सको। मैं थोड़ा कैमरा के लिए आगे यहाँ पर इसको जूम करना चाहता हूँ। जैसे कि मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो मैं केमिस्ट्री के बारे में पहले बताऊंगा, हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री। ऐसे अगर आप किसी टीचर के पास जाते हो तो वो टीचर भी आपको यही फ्लो स्टडी के लिए बोलेंगे, क्योंकि ये जो फ्लो है ये एक्सपर्ट टीचर्स ने, ये एचओडीज ने बनाया हुआ है। तो बच्चों ये अगर फ्लो आप समझ लोगे, थोड़ा सा फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए अगले पेजेस पे, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के लिए भी आपको फ्लो बताया गया है। ये जो डायरी है ये नीट, जेई, सीईटी, कोई भी कंप्यूटर एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए, सभी के लिए काम आने वाली है। तो बच्चों केमिस्ट्री के लिए अगर मुझे आपको फ्लो बताना है तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि अटेंड लेक्चर्स केयरफुली। आप फिजिक्स में भी जाओगे या किसी भी सब्जेक्ट में जाओगे तो आपको लेक्चर्स बहुत केयरफुली और अच्छे से अटेंड करने हैं, क्योंकि आपके लेक्चर्स ही आपका स्टडी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, बड़ा बड़ा पार्ट आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी सब्जेक्ट आपको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लेक्चर्स अगर आप केयरफुली अटेंड करते हो तो लेक्चर्स में दो चीजें होती है। मैं लेक्चर्स के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा कि लेक्चर्स में मैक्सिमम केसेस में हम हमारे दोस्तों के साथ बैठते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों में
कुछ छोटी छोटी चीजें डिस्कस होती रहती है और उन चीजों की वजह से हम लेक्चर में पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाते या छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान देते हैं जिसकी वजह से हम पूरा फोकस लेक्चर्स पे नहीं कर पाते। तो मैं यह बताना चाहता हूं बच्चों, लेक्चर्स में हर टीचर उसकी 100% एनर्जी डालते हैं, तो वो जो एनर्जी है वो एनर्जी आपको 100% अगर यूटिलाइज करनी है तो आपको डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना है। अगर पॉसिबल है तो आपके फ्रेंड्स के साथ क्लास में मत बैठो, फ्रेंड्स क्लास के बाहर आप उनके साथ एंजॉय करो, बाकी सारी चीजें करो, डिस्कशन करो, लेकिन क्लास में अगर बैठे भी है फ्रेंड्स के साथ तो बिल्कुल आप स्टडी के सिवा कुछ भी डिस्कशन मत कीजिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी टीचर्स आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, जनरली साइंस में ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि जब भी साइंस में कोई कॉन्सेप्ट डेप्थ में पढ़ाया जाता है ना, तो आपका फुल कंसंट्रेशन आपके टीचर की तरफ चाहिए, ना कि तब कुछ लिख रहे हो या फ्रेंड से कुछ डिस्कस कर रहे हो। जब तक आपके टीचर का वो पूरा कॉन्सेप्ट समझाना खत्म नहीं हो जाता तब तक आपकी पूरी कॉन्सेंट्रेशन टीचर के पास चाहिए, बोर्ड की तरफ चाहिए। राइट बच्चों, ये चीज ध्यान में रखना है। सो अटेंड लेक्चर्स केयरफुली के बाद रीड द टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। नीट के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक, जेईई के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर्स अटेंड करने के बाद जब घर जाके पढ़ाई करोगे तो ये टॉपिक एनसीईआरटी में से भी पढ़ना है और क्लास नोट से भी पढ़ना है। अगर आप एमएचटी सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चों, तो एनसीईआरटी बुक की जगह आपको क्या यूज करना है, आपकी बोर्ड की टेक्स्ट बुक यूज करनी है। राइट बच्चों, सो प्रिपेयर योर ओन शॉर्ट नोट्स। आपके जो भी क्लास नोट्स है, एनसीईआरटी बुक से आप कोई कंटेंट पढ़ रहे हो, वो सबका मिला के आपको आपका सिनॉप्सिस यानी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब शॉर्ट नोट्स का एक अलग वीडियो मैं बनाने वाला हूं कि अच्छे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। राइट, किसी भी सब्जेक्ट में आपको अगर कम से कम समय में रिवीजन करनी है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल बनाना है, तो आपका खुद का होना चाहिए, ना कोई कॉपी पेस्टेड मटेरियल चाहिए, ना कोई प्रिंटेड मटेरियल चाहिए। प्रिंटेड मटेरियल लाखों बुक्स पढ़े हुए हैं, लेकिन जब तक हम हमारा स्टडी मटेरियल शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते बच्चों, तब तक हम रियल स्टडी नहीं करते या उसकी सारी चीजें और उसकी डेप्थ हमारे समझ में नहीं आती। तो उसका एक डिटेल वीडियो मैं आगे बनाने वाला हूं। तो आपने जो भी क्लास में सीखा हुआ है, घर जाके आप जिसको रीड कर रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आपके रेडी चाहिए। उसके बाद आप 10वीं तक जो पढ़ाई करते थे वो पढ़ाई कंप्लीट अलग थी, क्योंकि आप डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखते थे। लेकिन अभी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम्स दे रहे हो, तो इन एग्जाम्स में आपके रीडिंग से भी ज्यादा मैटर करता है आपका लर्निंग प्रोसेस, और दूसरा होता है एमसीक्यू सॉल्विंग प्रोसेस। बच्चों, फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे दो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें प्रैक्टिस के बिना आप इन सब्जेक्ट्स में मास्टर नहीं हो पाएंगे या वो स्कोर हासिल नहीं कर पाएंगे जो इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए लगता है। तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके स्टडी में रहेगी इसके आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उनका प्रैक्टिस। और ये जो प्रैक्टिस है बच्चों, ये आपको साकार की तरफ से, आपके इस कोचिंग की तरफ से जो भी स्टडी मटेरियल मिला है, उस स्टडी मटेरियल से ही आपको एमसीक्यू सॉल्व करने। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। उसी स्टडी मटेरियल को, साकार एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो उनके स्टडी मटेरियल को कंपलसरी सॉल्व कराती है और आपको वो सॉल्व करना है, क्योंकि जब आप सब लोग क्लास में साथ में ये चीजें सॉल्व करते हो, इसमें डिफिकल्टीज आती है, तो हर डिफिकल्टी के लिए आपको टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है। साकार एक ऐसा प्रोग्राम अभी रन कर रहा है कि आपके एमसीक्यूज के डाउट्स कॉमनली क्लास में ही टीचर्स डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से आपका डाउट रूम में जाने का समय बचता है और आपको डाउट्स के लिए रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सब लोगों के डाउट्स साथ में सॉल्व होते हैं, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि बहुत कम बच्चे जो होते हैं वो डाउट्स के लिए आते हैं, खुद से आते हैं, उनको बताने की बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो ये सोचते हैं कि मैं सर के पास कैसे जाऊं, मैं डाउट्स कैसे पूछूं, सर मुझसे वापस सवाल तो नहीं करेंगे। इस वजह से डर के मारे या किसी और चीज़ों के वजह से, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे मेरे बारे में अगर मुझे इतना नहीं आता है, मेरा डाउट बहुत ही सिंपल लगता है, ऐसे काफ़ी सारे सवाल बच्चों के मन में होते हैं जिसकी वजह से वो डाउट्स पूछने नहीं आते। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बच्चों, आपका जो सवाल है या जो भी डाउट है वो आसान डाउट नहीं होता। याद रखिए, आपका डाउट होता है, वो आसान या डिफिकल्ट नहीं होता। आपका डाउट आपको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डाउट्स क्लियर करने के लिए 2 से 3 मेथड मैं आपको बोलता हूँ। आपके स्टडी मटेरियल में आपके जो भी क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है, उनके सोल्यूशन दिए हैं।
उससे अगर नहीं समझता है तो आप फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं जिनके साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग है। और तीसरा, आप टीचर्स के पास जाके सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि टीचर डाउट सॉल्व करते करते एनालाइज करते हैं कि ये बच्चे की डिफिकल्टी क्या है और उस पर सोल्यूशंस बताते हैं कि आपने घर में क्या इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये सब्जेक्ट के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसीलिए एमसीक्यूज आपके जीवन का अब एक ऐसा अभिन्न अंग हो जाएगा कि एमसीक्यूज के बिना आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं करोगे। याद रखना है, सिर्फ पढ़ने से कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला है। तो बच्चों, एमसीक्यूज, और वो भी डेली। मैं पेरेंट्स को भी ये बात बताना चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा घर पे पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है का मतलब वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ बुक्स या नोटबुक लेके पढ़ रहा है या एमसीक्यूज भी सॉल्व करता है, ये आपने देखना जरूरी है। मेरी सब पेरेंट्स से एक विनती है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स के लिए, मैथ्स के जैसे सब्जेक्ट के लिए बच्चों को पढ़ने से भी ज्यादा प्रैक्टिस जरूरी होती है, सॉल्विंग जरूरी होती है। जब तक आपका बच्चा पेन पेपर लेके उसको सॉल्व नहीं करेगा, लिखेगा नहीं, सॉल्व नहीं करेगा, कैलकुलेशंस नहीं करेगा, तब तक उन सब्जेक्ट्स में वो मास्टर नहीं हो पाएगा। बायोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है जिसको पढ़ना ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके साथ भी कुछ एमसीक्यूज के ऐसे सेक्शंस है, जैसे असर्शन रीजन वाला सेक्शन है, स्टेटमेंट वाला सेक्शन है, ऑप्शन वाला सेक्शन है। ऐसे सेक्शंस पे एमसीक्यू सॉल्व करना भी जरूरी है, क्योंकि उसके बिना स्पीड नहीं आएगी और वो एग्जाम में कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज एमसीक्यूज के बारे में मैंने डिस्कस कर ली। एमसीक्यूज में नॉर्मल एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यू सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं बच्चों। पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद मॉडरेट एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन, और उसके बाद जो डिफिकल्ट वाले सवाल है, और मैं ये मानता हूं कि ये डिफिकल्ट वाले सवालों में आता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब आपके इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो फिर आपने जाना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं तो समझ जाना है कि वो चैप्टर आपका बहुत अच्छा हुआ है, या वो चैप्टर आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, उस चैप्टर में आपकी अच्छी डेप्थ आ गई है, तो आप एंट्रेंस को क्रैक कर सकते हो। राइट? तो हर जगह पे आप कैसे सब्जेक्ट को अप्रोच करते हो, वो अप्रोच आपके एमसीक्यूज से आपको समझ में आने वाला है कि बच्चों, एमसीक्यूज के बिना कोई एंट्रेंस क्रैक नहीं होती। तो आपके डेली लाइफ का, डेली शेड्यूल का हिस्सा चाहिए एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के बिना आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी। और जब आप एमसीक्यूज सॉल्व करोगे तो बच्चों, एमसीक्यूज में चाहे वो नॉर्मल एमसीक्यूज रहे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे, उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस सही आने वाले हैं। बहुत अच्छा है, सही आया तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर गलत हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, तो उन क्वेश्चंस के आपको डाउट सॉल्व करने हैं टीचर्स के पास जाके। तो डाउट सॉल्व करने के लिए मैंने 3 चीजें बताई। एक तो आप उसका सोल्यूशन देखकर समझ लीजिए कि इसमें मेरा अप्रोच क्या था और सही अप्रोच क्या था। अगर उससे समझ में नहीं आता है तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके कॉलीग्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही अप्रोच कैसा होना चाहिए था। कभी कभी ऐसे होता है ना, टीचर ने समझाने के बावजूद भी नहीं समझता, लेकिन फ्रेंड्स ने समझाने के बाद तुरंत समझ में आता है। तो ये एक दूसरी टेक्निक। और तीसरी चीज जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं, हर टीचर आपसे हमेशा कहते हैं कि बेटा डाउट सॉल्व करो, डाउट्स की वजह से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। राइट? तो यहां तक अगर क्लियर हो गया है, तो अगर इस वीडियो में कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आती है तो कृपया कमेंट करिएगा कि ये कौन से सेक्शन में आपको दिक्कत आई। उस सेक्शन पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग से एक्सप्लेन करूंगा। अगर ये वीडियो देखते समय भी आपको कुछ नए सवाल आते हैं जिसके सॉल्यूशंस आपको इस वीडियो में नहीं मिलते, तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए अलग से स्टडी रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, टाइम टेबल कैसे बनाना है, आइडियल टाइम टेबल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले, नीट जेईई के बच्चे का, सीईटी वाले बच्चे का क्या होना चाहिए, और उसने कैसे खुद के सक्सेस को मेजर करना चाहिए, ये जो डायरी का मैं आपको पार्ट बता रहा हूं आज यहां पर, इस डायरी की वजह से आपका रिजल्ट क्यों आने वाला है, क्योंकि ये डायरी है सेल्फ इवैल्यूएशन डायरी। सेल्फ इवैल्यूएशन, जब तक आप आपके स्टडी को इवैल्यूएट नहीं करते कि मैं दिन भर आज बैठा था 5 या 6 घंटे, 4 घंटे, उसमें मैंने कितना स्टडी किया, या मैं कर क्या रहा हूं, या मुझे करना क्या चाहिए, जिसकी वजह से मैं ये तय कर पाऊं कि मेरा स्टडी अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें इस वीडियो से, इस डायरी से आपको क्लियर होने जा रही है, क्योंकि ये डायरी आपको आपके स्टडी का वही हिस्सा बता रही है कि जो चीजें टॉपर्स बच्चे या जो बच्चे सेलेक्ट हो गए वो करते हैं, वो
इस डायरी के अंदर आया हुआ है। और ये डायरी कैसे बनी है पता है? जो प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स थे, वो स्टूडेंट्स हमेशा जो डाउट्स लेके आते हैं, बच्चों की हमेशा डिस्कशन करने के बाद जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती थी, वो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने समझ ली और हम सब लोगों ने मिला के ये डिस्कशन किया कि बच्चों के ये कॉमन जो सवाल होते हैं कि सर मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, कैसे बढ़ेंगे? सर मुझे इस सब्जेक्ट में ऐसे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं कैसे सॉल्व करूं? सर मेरा स्टडी का आइडियल टाइम टेबल क्या चाहिए? या कोई चैप्टर मेरा पूरा प्रिपेयर हो गया है या नहीं हो गया है, ये मैं कैसे जज कर पाऊंगा? ये सारे क्वेश्चंस बच्चों के थे, इस पर हमने आंसर निकालना सोचा और उस पर काम किया और उसका एक नतीजा है ये डायरी। ये डायरी आपका सेल्फ इवैल्यूएशन है, ये आपको आपके स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने बताया, वैसे सेम बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के लिए भी है कि आपने क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बच्चों आपके स्टडी का, जिसको हम कहते हैं पीसीबी एंड पीसीएम ट्रैकर। ये ट्रैकर क्या है? आपको आपके मार्क्स एसएमएस से पता चलते हैं या बाहर जो लिस्ट लगता है वहां पर पता चलते हैं, तो वो एक टेस्ट के मार्क होते हैं। लेकिन आप कभी भी याद रखो, जब तक आप डेटा एनालिसिस नहीं करते, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है या पूरे इंडिया में होता है ना, कभी पूरा रिसर्च चल रहा है किसी चीज के बारे में, तो उसका कंप्लीट डेटा एनालिसिस जब तक नहीं होता तब तक हमें रियल सिचुएशन, एक्चुअल सिचुएशन समझ में नहीं आती। तो वैसे ही सेम हिस्सा आपके स्टडी को आपको अगर ट्रैक करना है तो ये पीसीएमबी ट्रैकर आपके सामने होना चाहिए हर बार। ये ट्रैकर क्या कहता है आपसे, या इस ट्रैकर से आपको कौन कौन सी चीजें समझ में आने वाली है? बच्चों याद रखिएगा, नंबर 1, यहां पर आपको आपके फर्स्ट टेस्ट से लेकर तो अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं उन टेस्ट के मार्क्स लिखने हैं। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में या रिपीटर्स बैच में हो तो आपके ज्यादा टेस्ट नहीं हुए पिछले 2 मंथ्स में, तो वो सारे मार्क्स आप यहां पर सीरियल नंबर से फिलअप कर सकते हैं। यहां पर डेट लिखिए उस टेस्ट का, फर्स्ट टेस्ट का। फर्स्ट टेस्ट के फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स, मैथ्स है तो मैथ्स के मार्क्स, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के मार्क्स लिखिएगा और यहां पर टोटल लिखिएगा। ऐसे आपको जितने भी टेस्ट कंप्लीट हुए हैं वो सबके मार्क्स यहां पर भरने हैं। इसकी वजह से क्या बेनिफिट होने वाला है मैं आपको बताता हूं। बहुत ज्यादा बेनिफिट इसकी वजह से आपको होने वाला है, क्योंकि जब आप टोटल कंबाइंड स्कोर देखते हो तो उसके बेसिस पे आप आपका टाइम टेबल बनाते हो। लेकिन बच्चों टाइम टेबल बनाते समय आपको इनपुट क्या चाहिए कि आपके पिछले 5 या 6 टेस्ट से 10 टेस्ट से आपके फिजिक्स के स्कोर कैसे चल रहे हैं, केमिस्ट्री के स्कोर कैसे चल रहे हैं, मैथ्स या बायोलॉजी के स्कोर्स कैसे चल रहे हैं। इन स्कोर्स के बेसिस पे आप जजमेंट लगा सकते हो। पेरेंट्स भी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि आपको भी बहुत अच्छा एनालिसिस इन 3 अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स की वजह से मिलने वाला है कि मेरा बच्चा फिजिक्स में कैसे कर रहा है, केमिस्ट्री में कैसे कर रहा है, मैथ्स या बायोलॉजी में कैसे कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम अगली वीक में टाइम टेबल में देना है, जिसकी वजह से मैं वो सब्जेक्ट अच्छा कर पाऊं। अगर यहां पर आपको दिखाई दे या समझ में आ जाए कि मेरे फिजिक्स ये या केमिस्ट्री या मैथ्स में किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स कंटिन्यूअसली ड्रॉप हो रहे हैं, तो मुझे एक इनपुट मिलेगा कि मेरा वो सब्जेक्ट थोड़ा कमजोर होता जा रहा है या मैं उसको अवॉइड कर रहा हूं। उस सब्जेक्ट को टाइम देना ज्यादा जरूरी है, उसमें टाइम बढ़ाना स्टडी का ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों ये ट्रैकर आपके स्टडी को ट्रैक करने वाला है, आपके प्रिपरेशन को ट्रैक करने वाला है और आपको आगे की एक दिशा बताने वाला है कि आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। उसके आगे यहां पर दिया गया है रैंक। आपका उस टेस्ट में कितना रैंक आता है और उस टेस्ट में टॉपर कितने मार्क्स पे था। रैंक कितना आ रहा है, टॉपर्स कितने मार्क्स पे था, इससे क्या लेना देना है? हाँ लेना देना है बेटा, क्योंकि अगर किसी सब्जेक्ट में आपके फॉर एग्जाम्पल अगर आप नीट की एग्जाम दे रहे हो तो 720 में से 580 मार्क्स आए हैं और आपका रैंक है सेकंड या आपका रैंक है 10, तो आपने ये समझ जाना है कि मैं अगर 10th रैंक पे हूं तो जरूर मेरा स्कोर पूरी क्लास में टॉप 10 बच्चों में है, राइट? ये तो आप समझ सकते हो। लेकिन उसके साथ अगर आप यहां पर देख रहे हो कि टॉपर के मार्क्स तो डायरेक्ट 680 है, यस 650 है, तो मैं ये समझ पाऊंगा कि 580 से मुझे 680 तक जाना जरूरी है अगर मैं मेरी क्लास में टॉप करना चाहता हूं। सेकेंड टॉपर, थर्ड टॉपर देखने की जरूरत नहीं है, आपका रैंक देखिए जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकता है। और आप टॉपर के स्कोर इसलिए देखिएगा ताकि आप ये सोच पाओ
कि आपसे अभी फर्स्ट रैंकर कितनी दूर है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे और कितनी कोशिश करनी चाहिए मुझे, क्योंकि देखो कंपटीशन के बिना ग्रोथ नहीं है। आप आपके लाइफ में भी अभी 10वीं तक आप पढ़े हुए हैं, 11वीं 12वीं कुछ रिपीटर्स बच्चों का हुआ है, आपने देखा है हमेशा जब जब आपने खुद को कंपटीशन में कंसिडर किया है तभी आपने खुद से ज्यादा मेहनत करवाई है और ज्यादा एफर्ट्स लेने के बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं जो उसके पहले नहीं मिलते थे। पेरेंट्स को भी पता है कि आपने भी आपके लाइफ में जब जब रिस्क उठाया है, जब जब ऐसा काम किया है, टारगेट लेकर काम किया है, कंपटीशन में खुद को कंसिडर करके काम किया है, आपने आपका बेहतर काम दिखाया है। तो मैं स्टूडेंट से भी, हमारी पूरी टीम साकार टीम ये चाहती है कि स्टूडेंट्स का बेहतर तब दिखेगा जब वो खुद को कंपटीशन में कंसिडर करेगा, खुद को कंपटीशन में डालेगा, तब जाके वो समझ पाएगा कि मैं और बेहतर कर सकता हूं, मुझ में और कुछ चीजें ऐसी है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक या कुछ कॉन्फिडेंट मैं उन चीजों के बारे में हूं जिनमें मैं और अच्छा कर सकता हूं और 100% देकर काम कर सकता हूं और अच्छे नतीजे ला सकता हूं। तो ये पीसीएमबी ट्रैकर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये ट्रैकर बहुत ऑनेस्टी के साथ भरना है, क्योंकि ये जो मार्क्स हैं ये आपके टीचर्स के पास आप जब लेकर जाओगे तब टीचर्स आपको इन्हीं मार्क्स के बेसिस पे गाइडेंस करेंगे। तो बहुत ही ऑनेस्ट रहकर ये टाइम टेबल, ये मार्क्स आप भरिएगा और आप आपके मेंटोर्स के पास इसको लेकर जाइएगा। उसके बाद डायरी में आगे ये इसके लिए काफी सारे पेजेस दिए हैं। अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, कभी बाहर के कुछ बच्चे भी रहते हैं वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, या हमारा भी उड़ान टेस्ट सीरीज भी होता है, कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं खुद को तराशने के लिए, तो वो एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज के लिए भी एक टेस्ट सीरीज ट्रैकर दिया है जिसमें पीसीएमबी ट्रैकर सेम वैसे के वैसा आपको मिलने वाला है। आगे डायरी में कितनी खूबसूरत चीज दी है बेटा कि जब भी हम टीचर्स को मिलते हैं, टीचर से जब बात करते हैं, हमारे प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो बहुत बार ऐसे लगता है कि सर ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई, लेकिन वहां से जब हम घर निकल जाते हैं, रास्ते में कई सारी चीजें हो जाती है, घर पे जाने के बाद भी हम थोड़ा सा आराम करते हैं, खाना खाते हैं, फिर स्टडी को बैठते हैं, लेकिन बैठने के बाद हमें ये याद नहीं रहता कि सर ने कोई तो अच्छी बात बोली थी जो मुझे अभी याद नहीं आ रही है, राइट? या दूसरे तीसरे दिन वो याद नहीं आती या 8 दिन बाद याद नहीं आती। तो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि टीम साकार ने बहुत सोच समझकर ये डायरी में ये वाला पोर्शन डाला है, टीचर्स रिमार्क। क्या होता है टीचर्स रिमार्क? जब भी आप आपके टीचर्स को मिलने जाते हैं, डायरी साथ में लेकर जाइएगा। इसके बाद कोई भी बच्चा टीचर से जब भी मिलने जाएगा, डायरी साथ में लेकर जाएगा। पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों के पास डायरी हमेशा दीजिए, हर रोज दीजिए, बिना भूले वो डायरी लेकर आना चाहिए, क्योंकि जब वो टीचर्स को मिलते हैं, यहां पर कौन से टीचर ने उन्हें गाइड किया, कौन से डेट को वो टीचर से मिले, ताकि आपको भी पता चले कि मेरा बच्चा कितने बार कौन कौन से टीचर से मिल रहा है, उनसे गाइडेंस ले रहा है। बहुत बार ऐसे होता है ना कि क्लास में भी हम काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं, क्योंकि किसी भी टीचर का सिखाने का, बातें करने का एक फ्लो होता है, उस फ्लो में वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताकर जाता है, हमें अच्छी भी लगती है, लेकिन उस लेक्चर के बाद दूसरे तीसरे कई सारे लेक्चर्स होते हैं और उसमें हम भूल जाते हैं कि पहले वाले सर ने कुछ तो अच्छा बताया था लेकिन मैं भूल गया। तो बच्चों, आपके डायरी में आपके टीचर का नाम लिखो, जैसे कि मेरा नाम है वाईसी, तो ये इनिशियल लिख दो। इनिशियल लिखने के बाद मैंने क्लास में कौन सी अच्छी चीज बताई, या आप अब पर्सनली जब मिले मुझसे तो मैंने कौन सी चीजों पर आपको फोकस करने के लिए बोला, वो यहां पर लिख लो। और उन चीजों पर, वो चीजें आप पेरेंट्स को भी बता सकते हैं। अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी एक सेक्शन बना के रखा है कि आपका बच्चा कब कब टीचर से मिलता है और उन्होंने क्या क्या गाइडेंस किया है। इसीलिए ये डायरी मैंने बताया, दिस इज माई डायरी माई रिजल्ट। ये डायरी आपका रिजल्ट लाने वाली है 101%, उसमें कोई भी शंका नहीं। तो टीचर्स रिमार्क यहां पर बच्चे आपको दिखाएंगे, और बच्चों को भी कई दिनों तक टीचर्स ने मुझे क्या बताया था वो आपके सामने लिखा हुआ रहेगा। शॉर्ट में लिखो, आपको जो चीजें समझ में आती है, जो अच्छी लगती है, जो आपके प्रिपरेशन में डालने के बाद आपका स्कोर बढ़ सकता है, आपका स्टडी और बढ़ सकता है, वो चीजें यहां पर आप डाल सकते हैं। और टीचर्स रिमार्क के लिए भी काफी सारे पेजेस यहां पर दिए हैं। जब जब आप टीचर से मिलोगे, ये पूरा पोर्शन आप भर सकते हो, यहां पर आप काम कर सकते हो। इसके बाद बच्चों कुछ ब्लैंक पेजेस आपको दिए गए हैं। हर पेज पे एक अच्छा थॉट दिया है जो आपको हर दिन बेहतर करने में आपकी मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि अच्छे विचार
ये है ना, सब तरफ बांटने चाहिए, सब तरफ होते हैं, हमें वो ग्रैब करने चाहिए और एक अच्छा थॉट लेकर अगर हम लोग काम करते हैं तो हम जीवन में 101% सक्सेसफुल होते हैं। उसके आगे आपको कुछ ब्लैंक पेजेस दिए डेट के साथ, ब्लैंक डेट दिया है। जब भी आप टीचर से मिलते हो आपका स्केड्यूल उन्हें बताइए कि सर मैं ऐसे ऐसे पढ़ता हूं, इसमें मैं क्या कर सकता हूं कि जिसकी वजह से किसी एक सब्जेक्ट में मैं कम कर पा रहा हूं या अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं, उस सब्जेक्ट में और अच्छा काम कर सकता हूं या नहीं। तो क्या उनके गाइडेंस के पॉइंट होते हैं उनको भी यहां पर डिटेल में नोट डाउन करने के लिए ये बड़ा सेक्शन है। ये बड़ा सेक्शन इसलिए है कि जब भी आप टीचर से मिलोगे काफी सारी चीजें टीचर्स आपको बताएंगे, छोटी छोटी चीजें बताएंगे, हर चैप्टर के बारे में बताएंगे, हर सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। एग्जाम में क्या करना होता है, छोटे छोटे एरर्स आपके स्टडी के वो निकालेंगे और वो चीजें आपने यहां पर लेनी है। इस वजह से आपको ये बड़ा सेक्शन दिया है। मैं आगे जाना चाहूंगा, इस सेक्शन के आगे जो अगला सेक्शन है जो कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन मानते हैं आपके डायरी में, और वो सेक्शन है बच्चों माइक्रो एनालिसिस सेक्शन। अब मैं क्या बताऊं, ये माइक्रो एनालिसिस सेक्शन बनाने के लिए भी हमने बहुत सारे दिन इस पर बहुत गहरा विचार किया है और उसके बाद ये सेक्शन आपके सामने रखा है। पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, सबको मैं बताना चाहूंगा कि इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है ये बनाने के पीछे। ये माइक्रो एनालिसिस क्या होता है, जब भी बच्चे टीचर्स के पास जाते हैं, छोटे छोटे डाउट्स पूछते हैं कि सर मैं किसी चैप्टर को बहुत अच्छा करना है तो क्या कर सकता हूं, तो उसका पूरा सोल्यूशन आपको इस माइक्रो एनालिसिस में मिलेगा। आप फुर्सत से आपके डायरी में यहां पर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बताई है वो एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं इस सेक्शन में क्या करना है उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूं। यह सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट हिस्सा है इस वीडियो का, लेकिन यह सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है, मैं बताना चाहूंगा। अब इस सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में बच्चा एक्सेल कैसा करे। आप सोचते हो ना नीट में अच्छा रैंक कैसा आता है, जेईई में अच्छा रैंक कैसा आता है, सीईटी में अच्छा रैंक कैसा आता है, वो कैसा आता है जब आपके जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में है वो हर चैप्टर आपका अच्छा होता है, तब आपका अच्छा रिजल्ट आता है, तब आपका वो रिजल्ट आता है जो आपको अच्छी रैंक दिलाता है। तो हर चैप्टर जब तक आपका अच्छा नहीं होगा, अच्छा रैंक नहीं ला पाओगे। तो बच्चों, हर चैप्टर अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए। कुछ बच्चे हैं ना, मैं वीडियो के शुरुआत में कहा था मैंने कि डरते हैं टीचर्स के पास कैसे जाए, काफी सवाल होते हैं उनके माइंड में कि सर को कैसे फेस करूं, मेरे तो मार्क्स कम आते हैं, फिर सर कुछ बातें तो नहीं सुनाएंगे मुझे, या सर ऐसा कुछ नहीं बोलते बेटा, आप एक बार जाकर तो देखो, आप एक बार जाकर तो देखो। वो बहुत प्यार से बात करते हैं आपके डाउट पे या आपकी जो भी समस्याएं हैं वो पहले समझ लेते हैं और उसके बाद आपको बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करते हैं कि बेटा ना आपको ये चीज पहले करनी चाहिए। भले ही आपके क्लास का टॉपर कुछ अलग चीजें कर रहा हो, लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे धीरे 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 आगे बढ़ेंगे तो 101% आप भी एक दिन क्लास में टॉप करोगे। आप भी जिस एंट्रेंस के लिए यहां पर कोचिंग ले रहे हो उस एंट्रेंस में आप बहुत अच्छा रैंक हासिल करोगे। तो बच्चों, ये हर चैप्टर को तंदुरुस्त बनाने की ये क्या मेडिसिन है या क्या रेमेडी है, ये मैं आपके सामने यहां पर रख रहा हूं। ये एक्चुअली 2 पेजेस में डिवाइडेड है। ये फर्स्ट पेज है, इसके आगे सेकंड पेज है। इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन भरनी है मैं पहले ही बता रहा हूं आपको कि ये डायरी आपको बहुत ऑनेस्टली भरनी है, प्रामाणिकपणे भराई चाहिए, क्योंकि इसमें गलत इंफॉर्मेशन डालोगे, इनपुट गलत डालोगे तो आउटपुट भी गलत ही निकलेगा, रॉन्ग गाइडेंस आपको मिलेगा। तो वो कहते हैं ना, डॉक्टर से, लॉयर से और टीचर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आपने झूठ बोला तो वो आपको झूठ ही सलाह देंगे, क्योंकि आपने जैसा इनपुट उनको दिया है उसी बेसिस पे वो अगला काम करते हैं और उसी बेसिस पे डॉक्टर है तो आपको मेडिसिन देगा, अगर कोई लॉयर है तो आपको वो सलाह ही उस इनपुट के बेसिस पे देगा, और टीचर है तो टीचर तो हमेशा चाहते हैं बेटा कि आपका अच्छा हो, आपका भला हो। आपके गुरु वही चाहते हैं कि आप उनसे भी बड़े बने। तो आप उनको अगर गलत चीजें बताएंगे तो वो भी आपको गलत गाइडेंस करने की वहां पर क्या वो गलत गाइडेंस कर सकते हैं आपको। तो बच्चों, यहां पर चैप्टर का या सब टॉपिक का नाम दिया है, चैप्टर का नाम दिया है। यहां पर कुछ ओल्ड डायरीज थे, वहां पर चैप्टर के सब टॉपिक्स भी दिए थे, लेकिन सब टॉपिक पे हर बार काम होता नहीं है, उतना अच्छे से बच्चे उसको भरते नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ अभी चैप्टर्स के नाम रखे हैं। चैप्टर्स में आपको क्या करना है,
फॉर एग्जाम्पल पहला चैप्टर है आपका फिजिक्स का यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ऐसा ही केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सबका आगे चैप्टर्स के नाम दिए हुए और उसके आगे कुछ कॉलम्स है जहां पर इंफॉर्मेशन आपको भरनी है या उतना काम आपको करना है, तब जाके आपका वो चैप्टर बेहतरीन बनने वाला है। जैसे कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, उसके लेक्चर्स आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन अटेंड किए था, उसको टिक करना है कि ऑफलाइन अटेंड किए हैं, और सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो वो लिखो। कुछ लेक्चर मिसिंग है तो यहां पर वो भी डिटेल्स डाल दो, 2-3 लेक्चर्स आर मिसिंग, मैं उसको बाद में करने वाला हूं, या मेरे वो अभी अच्छे नहीं हुए हैं, मुझे वो वापस देखने की जरूरत है या उसका गाइडेंस लेने की जरूरत है, टीचर से सीखने की जरूरत है। उसके आगे कॉलम दिया है रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में से उस चैप्टर को रीड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा ही बताया जाता है कि एचसी वर्मा से पढ़ना है फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आपको पढ़नी है, राइट। उसमें से आपको काफी जानकारी मिलने वाली है, वो पॉइंट्स मिलने वाले हैं और ये आपको कंपलसरी करना है। तो इस कॉलम में आप फर्स्ट टाइम अगर उसको रीड करते हो बेटा, तो यहां पर फर्स्ट टाइम रीड किया तो 1 लिखो, सेकेंड टाइम आप उसको रीड करते हो तो 2 लिखो, थर्ड टाइम आप रीड करते हो तो 3 लिखो। ऐसे जितनी बार आप उसको रीड करोगे वो नंबर वहां पर मेंशन करो। इसका रीजन बताता हूं, वो नंबर जितना बढ़ते जाएगा ना बेटा, उतना उस चैप्टर का आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और आपको बाद में 6 महीने बाद दिखाई देगा कि ये चैप्टर तो मैंने 5 बार रीड करा हुआ है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको अच्छे से कर सकता हूं। जो होता है ना, एग्जाम के जैसे जैसे नजदीक जाते हैं वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है। तो तब आप जब ये नंबर्स देखोगे तब आपको ये पता चलेगा कि मैंने तो ये चैप्टर इतनी बार रीड किया है, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, मैं ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर सकता हूं। तो ये आपके आखिरी दिनों वाली भी प्रिपरेशन चलने वाली है, राइट। ये आपको वहां पर भी कॉन्फिडेंस बूस्ट कराएगा। उसके बाद जो सेक्शन है, उसके बाद सेकंड पेज पे जाइएगा। सेकंड पेज पे उसी चैप्टर में से आपको और क्या क्या चीजें करनी है, उस चैप्टर के क्लास नोट या सेल्फ नोट्स, जैसे मैंने इसके पहले बताए, वो निकालने हैं। शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट समरी निकालने का मतलब ये नहीं होता है पॉइंट्स को स्किप करना या उसको ट्रिम करना, नहीं। आपको चैप्टर का हर एक वो पॉइंट कवर करना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम कंटेंट लिखना है, ज्यादा थ्योरी लिखना नहीं है, कम समय में ज्यादा रीडिंग कर सके ऐसा पार्ट करना है। अब मैं जब ऐसे बताता हूं, बच्चे क्या करते हैं, उसको बहुत शॉर्ट करके लिखते हैं, 2 पेजेस में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बेटा वो उतना भी शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि होता क्या है ना, उसको बाद में पढ़ने का मन नहीं करता, इतना शॉर्ट हो जाता है वो, और छोटी छोटी चीजें जो होती है वहां पे मेंशन नहीं कर पाते हम लोग। तो डिटेल रखो उसको, लेकिन समरी यानी शॉर्ट रहनी चाहिए, ज्यादा लेंदी नहीं रहनी चाहिए, ताकि आप एक चैप्टर को 1 घंटे में भी रिवाइज कर सके, पूरा कर सके, आधे घंटे में भी कर सके। उसके बाद आपको फिजिक्स का सब्जेक्ट है तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसके सॉल्व करने हैं, जो जनरली क्लास में लिए जाते हैं, और आपके जो स्टडी मटेरियल मॉड्यूल्स आपको दिए हैं उसमें से भी आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे, वो पहले सॉल्व करने हैं। और एक चैप्टर पे देखो बच्चों, फिजिक्स के लिए मिनिमम 300 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। मैं हमेशा ये बताऊंगा आपको कि किसी भी चैप्टर के जितने एमसीक्यू ज्यादा सॉल्व करोगे, वो चैप्टर उतना मैच्योर्ड बनेगा आपके लिए, उतना कॉन्क्रीट उसका कॉन्सेप्ट बनेगा और आप गलतियां कम करोगे। बच्चे हमेशा बोलते हैं सर मेरी सिली मिस्टेक्स हो गई, सर मेरे ये क्वेश्चंस आ सकते थे लेकिन एग्जाम में मुझे याद नहीं आया, नहीं समझ में आया। क्यों बेटा? क्योंकि आपकी अभी उसकी प्रैक्टिस कम है, और अगर प्रैक्टिस करोगे तो वही सेक्शन आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। मैं बताता हूं आपको, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो बहुत सारे डाउट्स रेज होते हैं, तो टीचर्स के पास, फ्रेंड्स के साथ डाउट सॉल्व करिए। आपके सारे डाउट सॉल्व होने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका वो चैप्टर मास्टर हो चुका है, बहुत अच्छा हो चुका है। और फाइनली आप यही डायरी, यही पेज आपके टीचर्स को बताइए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि टीचर्स ने उसको अप्रूव कर दिया है कि बेटा आपका ये चैप्टर अच्छा हुआ है, इस पे और रिवीजन करना है, नहीं करना है, और ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं या नहीं करने हैं। तो ये एमसीक्यू के साथ मैं इसमें पीवाईक्यू भी जोड़ना चाहूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आखिरी में अगर आपके सॉल्व हो गए तो समझ जाना है कि मैं बहुत बेहतर ये चैप्टर कर रहा हूं, ये चैप्टर मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूं। ऐसे ही सेम सेक्शन मैं आगे बताना चाहता हूं आपको केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का पार्ट है, यहां पर पहला चैप्टर है, लेक्चर्स है, और उन लेक्चर्स के बाद एनसीईआरटी रीडिंग ऐसा सेक्शन दिया है। बायोलॉजी के लिए भी सेम एनसीईआरटी रीडिंग आप लोग करना है। और उसके बाद बच्चों सेकंड पेज पे यहां पर दिया है केमिस्ट्री के लिए कि क्लास नोट्स और सिनॉप्सिस भी करिएगा,
300 एमसीक्यूज फ्रॉम मॉड्यूल्स और अदर बुक्स जो भी आपके पास अवेलेबल है। एक एक्स्ट्रा बुक तो आपको रखनी है मॉड्यूल के साथ साथ, जिसमें से आप सॉल्व कर पाओ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डाउट सॉल्व करने हैं, और आपके टीचर से रिमार्क लेना है कि मैंने इस चैप्टर को कितनी बार पढ़ा, कितने एमसीक्यू सॉल्व किए। जितना अच्छे से ये डायरी आप भरोगे उतना अच्छा आपका हर चैप्टर का काम होगा। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अगर इतना काम हर बच्चे ने हर चैप्टर के लिए अगर किया तो उसको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो देखो, हर बच्चा ड्रीम लेकर 11th-12th में आता है, वो उसकी ड्रीम पूरी करने के लिए आता है। हर पेरेंट ऐसा चाहते हैं कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा कर पाए, जो इतने सालों तक वो नहीं कर पाया, वो करने का समय हमारा 11th-12th में होता है। तो ये बहुत क्रूशियल ईयर्स हमारे लाइफ के होते हैं, और इन क्रूशियल ईयर्स में मैं बताता हूं आपको, सिर्फ पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हम लोग समझते हैं कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए कि पढ़ते कैसे हैं, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसके क्या क्या छोटे छोटे अंग होने चाहिए, जिसकी वजह से आप इन बड़े एग्जाम्स में, नेशनल लेवल के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो इस गाइडेंस का ये एक हिस्सा था। इसके बाद मैं आपको टाइम टेबल कैसा बनाते हैं, आइडियल टाइम टेबल स्टडी का क्या होना चाहिए, और स्टडी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अलग अलग आवर्स में, वो अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो से आपको जो भी जानकारी मिली है, इस वीडियो में आपको वीडियो जो सुनते सुनते आपको कुछ क्वेश्चंस अगर रेज हो गए हैं तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, 101% मैं उसके सॉल्यूशंस आपको दूंगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।